हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम डे 13 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में कुछ कारण की वजह से हमने 47 क्वेश्चन ही डिस्कस किया था। बाकी जो प्रश्न हैं वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, 47वां क्वेश्चन हमने ये बताया था कि दादा भाई नौरोजी जो है कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये 3 बार बने थे ना, 1886, 1893 और 1906। 1886 और 1906 में जो अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ। 1893 में जो हुआ था ये लाहौर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जिसकी अध्यक्षता में 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन है। तो इसमें 3 डाटा आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अंग्रेज अध्यक्ष था उस व्यक्ति का नाम बताना। तो इसका नाम क्या था? जॉर्ज यूल नाम था। जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले लिखा था। ठीक है। वैसे देखिएगा तो कांग्रेस के टोटल 4 व्यक्ति जो है ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है। जॉर्ज यूल बने थे कब? 1888 में। ठीक है। उसके 1 साल बाद 1889 में जो है ना, विलियम वेडरबर्न, क्या नाम था? विलियम वेडरबर्न नाम था। ठीक है। वेडरबर्न नाम था। ठीक है। विलियम वेडरबर्न 1889 में। और विलियम वेडरबर्न जो है ना, ये एक बार फिर बने थे कब? 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है। 1889 में जो था ये बम्बई अधिवेशन था जो कांग्रेस का दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष बने थे ये। आगे बढ़ते हैं कि किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की? इसका नाम क्या था? A.O. ह्यूम। क्या नाम था इसका? A.O. ह्यूम। यानी कांग्रेस का गठन जो किया था A.O. ह्यूम ने किया। कब? 28 दिसंबर 1885 को। लेकिन कांग्रेस का नामकरण किसने कर दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। किस अधिवेशन में कांग्रेस जो है 2 भाग में बट गया, यानी कि नरम दल और गरम दल? जब तक इसमें क्रम नहीं पूछा जाए तो ये मान के चलना है कि पहली बार कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का जो पहली बार विभाजन हुआ था ना, 1907 का सूरत अधिवेशन था। कौन? 1907 का सूरत अधिवेशन था। इसमें रासबिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। जबकि दूसरा बार जो कांग्रेस का मतलब विघटन हुआ था सन 1918 में हुआ था। सन 1918 में जो था ना, ये मुंबई अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई अधिवेशन 1918 में। और जो इसके अध्यक्ष बने थे उसका नाम था हसन इमाम। ठीक है, हसन इमाम। यह जो था कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। तो ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस का 2 बार टूटा। पहले देखिए, एक बार तो 1907 में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत में टूट गया। फिर दूसरी बार जो 1918 में, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो कांग्रेस का विभाजन हुआ ये 1969 में इंदिरा गांधी के काल में। आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये जो हुआ था सन 1948 में हुआ था। ठीक है, 1948 में हुआ था। और पी सीतारामैया, आप कह सकते हैं पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष थे। सन 1950 में जो हुआ था ना, एक नासिक अधिवेशन था। ठीक है, नासिक अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कुछ कथन दिए गए, उस पर आपको विचार करना है। तो विचार ये करना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। कब? 28/12/1885। तो ये कथन सही है। प्रारंभिक नेता मुख्य रूप से उच्च मध्यम वर्ग से थे, ये भी सही है। कांग्रेस ने शुरू में ब्रिटिश शासन की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा, ये प्रारंभ में कहाँ रखा है? ये तो 1929 कह सकते हैं आप। 1929 का लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का लाया लक्ष्य। ठीक है, लेकिन पूर्ण स्वाधीनता का अगर पूछा जाएगा तो 1927 में। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और इसमें टोटल 72 मेंबर पार्टिसिपेट किए थे। आगे बढ़ते हैं कि पहली बार पूर्ण स्वराज कांग्रेस के द्वारा कहाँ घोषित किया गया? देखिए, पूर्ण स्वराज का बात है ना, तो पूर्ण स्वराज जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन, किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किसके द्वारा सरोजनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ये पूछ रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में? तो ये 1925 में, हमने पहले ही बता रखा है ना। कांग्रेस में 3 बार महिला गया, याद रखिएगा। 1917 के बाद 8 साल जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1925, फिर हो जाएगा 1933, 8 साल के बाद। तो पहले में कौन थे? एनी बेसेंट, जो पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। और दूसरा देखिएगा 1925 में सरोजिनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन। और 1933 में जो है नलिनी सेनगुप्ता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ ना 1931 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है ये पटेल जी कर रहे थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और इसमें एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आता है कि गांधी जी ने यहीं पे कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ये कौन सा अधिवेशन था? कराची अधिवेशन 1931 का। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में कथन दिए गए हैं, बताना है क्या सही है। ये पश्चिमी विक्षोभ जो है कैस्पियन सागर में उत्पन्न होता है, नहीं ये गलत है। ये जो होगा भूमध्य सागर, क्या होगा? भूमध्य सागर होगा। भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये गलत हो जाएगा। अब भारतीय मानसून के बारे में बताना है कि मानसून पवन जो है नियमित होती है, नहीं। नियमित पवनें जो होती है ना, तो ये होता है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें नियमित होती है। भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र अरब सागर है, नहीं। एकमात्र तंत्र अरब सागर नहीं है, बल्कि दक्षिण पश्चिमी मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून है, फिर बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो जाती है वो भी है। तो बी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है। ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, ये कहाँ मिलती है? तो ये पंजाब के क्षेत्र में मिलती है। हालांकि सर ने इसका आंसर बता रखा है कि सीधे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, तो ऐसे नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, एग्जैक्ट आपको लोकेशन भी बताना पड़ेगा ना, ये हो जाएगा पंजाब। ठीक है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा होती है और इधर से जो जाएगा ये वाला क्षेत्र से भी वर्षा होता है, तो ये पंजाब का क्षेत्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के शुष्क रहने के क्या कारण है? क्या है कि तमिलनाडु का तट जो है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवन के समानांतर पड़ता है, ये सही है। दूसरा है कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, तो ये भी सही है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून का जो वर्षा है सबसे पहले कहाँ होता है? ये केरल में होता है। ठीक है, अगर केरल ऑप्शन में नहीं रहे तो उस कंडीशन में आपका जवाब होना चाहिए अंडमान निकोबार। लेकिन याद रखिएगा कि भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होता है ना, यही दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, करीब 73% के अप्रॉक्स। ठीक है, इसके बावजूद भी याद रखिएगा कि दक्षिण में तो ये है, लेकिन तमिलनाडु भी दक्षिण में ही है, लेकिन यहाँ पे वर्षा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु को वर्षा नहीं प्राप्त होता है। तमिलनाडु को जो वर्षा प्राप्त होता है ये लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से, और जाड़े की ऋतु में जो वर्षा होती है ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहिएगा तो उसको कहिएगा कोरोमंडल का तट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं, बिल्कुल सही है। लौटती हुई मानसून पवनें अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है, तो इसका ये जवाब गलत हो जाएगा। देखिए, लौटती हुई मानसून जो है ये अरब सागर से वर्षा नहीं लेती है, बल्कि बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से इन्हें जल प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में कौन सा क्षेत्र है जिसमें 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होता है? एक तो पश्चिमी घाट है ही, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र। तीसरा है मेघालय की पहाड़ियाँ, ये भी नॉर्थ ईस्ट का ही तो भाग है, तो ऑप्शन ये 1, 3, 4 सही हो जाएगा। कोरोमंडल तट जो ये तमिलनाडु का है, इसमें जो है लौटती हुई मानसून से नहीं बल्कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? तो पूर्वोत्तर मानसून है ना, तो ये नहीं कि लौटता हुआ मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो होता है ये होता है तमिलनाडु में, लेकिन सर ने बताया कि मेघालय। ठीक है, सर का कहना था मेघालय, मुझे लगता है कि ये सही जवाब नहीं होगा। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो प्राप्त होता है वो तमिलनाडु से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है ना ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जलवायु परिस्थिति और कारण बताना है। तो जैसे देखिए पूछ रहा है कि कलकत्ता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, क्यों? तो देखिए इसका गर्म होने के पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे जो कारण है कि अक्षांश। अब देखिए पृथ्वी इस प्रकार मान लेते हैं, ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के नज़दीक जितना भी रहेगा ना यहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा के जितना नज़दीक रहेगा गर्म होगा, ऊपर जाइएगा तो
ठंडा होगा। तो चूंकि भारत कैसे है, जैसे यहाँ देखिए भारत जो है इस क्षेत्र में है और चेन्नई जो है भारत का सबसे दक्षिणी किनारा एक तरह से कह सकते हैं। तो कलकत्ता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म क्यों है? क्योंकि इसको अक्षांश प्रभावित करता है, क्योंकि ये अक्षांश के नज़दीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्षांश। इसका ऑप्शन आगे है हिमालय में हिमपात। अब देखिए हिमालय में हिमपात का क्या कारण है कि उत्तर पश्चिम मानसून, हिमालय में जो हिमपात होता है ये उत्तर पश्चिम मानसून या लौटता हुआ मानसून। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते वर्षा का कम हो जाना, ये किस चीज़ का इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है कि पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर, देखिए बंगाल जो इस साइड है तो पंजाब इधर है, तो देखिएगा तो बंगाल जो है ना ये समुद्र के किनारे पड़ता है, जबकि पंजाब जो है इसे कोई समुद्र का किनारा नहीं मिलता है। तो इसको कह सकते हैं कि समुद्र से दूरी। और फिर आगे क्या था कि सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा का होना, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है पश्चिमी दबाव। आगे बढ़ते हैं कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवन में से किसके द्वारा? तो ऑप्शन तो आपको दिया नहीं है, तो फिर भी याद रखिएगा कि मानसून की उत्पत्ति यानी मानसून जो स्टार्ट होता है किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून। निम्नलिखित राज्य में किस में अधिकतम औसत वर्षा होता है? तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो मेघालय याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो है कहाँ वर्षा होता है? मासिनराव मेघालय। भारत के पहले गैर नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ये कौन से थे? पहले थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे कि फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा व्यक्ति पूछा जाए तो क्या नाम होगा? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। आगे बढ़ते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ना, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिन्हें कि भारत रत्न पुरस्कार मिला। भारत रत्न पुरस्कार तुरंत अस्वीकार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? इस व्यक्ति का क्या नाम था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री भी थे। निम्नलिखित में किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाद में पुरस्कार वापस ले लिया गया? ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यानी कि मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार भारत के डैश के द्वारा, तो ये किसके द्वारा? देखिए भारत रत्न पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और ये भारत रत्न पुरस्कार की सिफारिश करते हैं पीएम। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है 73 का कि भारत रत्न के लिए सिफारिश कौन करता है? पीएम करता है, जबकि डैश को मतलब पीएम के द्वारा किसको की जाती है? तो राष्ट्रपति, यानी कि भारत रत्न के लिए सिफारिश जो है पीएम करते हैं राष्ट्रपति से। सन 2024 में भारत रत्न कितनी विभूति को मिला है? तो 5 व्यक्ति को। ठीक है, 5 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, जैसे कि कर्पूरी ठाकुर है, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह। इसमें सिर्फ याद रखिएगा कि MS स्वामीनाथन का क्षेत्र किससे है? कृषि वैज्ञानिक थी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले 3 प्राप्त करते हैं, यानी भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले 3 व्यक्ति कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और C राजगोपालाचारी। 3 व्यक्ति हो जाएगा। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक का क्या नाम था? CV रमन। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करता पहले PM कौन थे? तो ये नेहरू जी थे। कौन? नेहरू। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करता पहले PM कौन थे? तो मरणोपरांत जो है ना ये लाल बहादुर शास्त्री। मरने के बाद यानी मरणोपरांत जो है पहले बार भारत रत्न किन्हें मिला? लाल बहादुर शास्त्री को। भारत रत्न प्राप्त करता पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करता दूसरे विदेशी कौन थे? अभी हमने बताया नेल्सन मंडेला। पहले कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। जबकि मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करता पहली महिला कौन थी? अरुणा आसफ अली। ठीक है, मरणोपरांत जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। ठीक है, तो टोटल 75 क्वेश्चन आज सेट 13 का कंप्लीट हुआ। इसका PDF हमारे टेलीग्राम पे दिया गया है, आप चाहे तो प्रिंट आउट वहाँ से निकाल करके इसको रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।